नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। ये भारत की बात है में क्या है खास ये बताएं। उससे पहले सबसे बड़ी बात, ठीक एक साल पहले आज ही के दिन यानी 11 नवंबर 2020, वो तारीख जो शायद जुल्म सितम की इबारत लिखने के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। वो तारीख जब साजिशों को मात देकर, झूठी कहानियों को हराकर और बेबुनियाद आरोपों के जाल को काटकर सच हमेशा के लिए अमर हो गया। 11 नवंबर 2020, वो तारीख जब लोकतंत्र को लज्जित करने की और कलम का गला घोटने की तमाम साजिशें चकनाचूर हो गईं, क्योंकि सच पराजित नहीं होता, वो विजय है, विजय था और विजय ही रहेगा। आज उस तारीख को 1 साल पूरा हो चुका है। आज तारीख है 11 नवंबर 2021। 1 साल बीतते बीतते साजिश करने वालों के चेहरों पर खुद कालिख पुत चुकी है। मुंबई पुलिस का वो कमिश्नर जिसने टीआरपी के झूठे केस की स्क्रिप्ट लिखी, वो परमबीर सिंह आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जो परमबीर सिंह कल तक वर्दी की हलक दिखाते थे, आज वो खुद सरे बाजार रुसवाई की इबारतें लिख रहे हैं, क्योंकि अब तीन गैर जमानती वारंट परमबीर सिंह के खिलाफ जारी हो चुके हैं और अब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी की जा रही। जी हां, भगोड़ा। रुसवाई इतनी ही नहीं है, परमबीर सिंह की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद अगला पड़ाव होगा रेड कॉर्नर नोटिस का, जो परमबीर सिंह के खिलाफ कभी भी जारी किया जा सकता है। लेकिन परमबीर अकेले रुसवा नहीं हुए, उनका वजीर सचिन वाजे भी तलोजा जेल में पुलिस कस्टडी में अपने गुनाहों के दिन गिन रहा। तो वक्त का पहिया दरअसल ऐसे ही घूमता है। और अब आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। दिखाएंगे आपको कैसे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के इस दंगल में अब पत्नी और बेटी कूद गई। लड़ाई की शुरुआत में जहां तकरार नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच थी, वो अब परिवार एंड वॉर में बदल चुकी है। यानी एक तरफ मोर्चे पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है तो दूसरी तरफ नवाब मलिक की बेटी दम भर रही है। दोनों तरफ से अब नोटिस वॉर चल रही है। आज जहां देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा, तो उसके जवाब में नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेज दिया। आपको दिखाएंगे किसने किस पर कितने करोड़ की मानहानि ठोक दी है। इसके बाद बात करेंगे नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जारी धर्म युद्ध की। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के धर्म पर एक के बाद एक कई बार हमले किए, लेकिन अब बारी समीर वानखेड़े की। वो नवाब मलिक के हर आरोप का जवाब कानूनी तौर से दे रहे हैं। पहले समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की और अब उस शिकायत पर अमल शुरू हो गया है। आयोग ने जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस को दी और खुद समीर वानखेड़े आज मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने पहुंच गए। यानी साफ है, अब इस धर्म युद्ध में नवाब मलिक खुद घिरते जा रहे हैं। ये भारत की बात है में तीसरी बड़ी खबर होगी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जुड़ी, जिन्होंने किताब लिखी है। लेकिन जैसे कि कांग्रेस की प्रथा रही है, सलमान खुर्शीद ने भी एक बार फिर अपनी इस किताब के बहाने सनातन पर सवाल उठा दिए। ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर सनातन से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादियों से की है? सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुत्व आईएसआईएस जैसा जिहादी संगठन है, तो जनेऊधारी राहुल गांधी चुप्पी क्यों ओढ़ लेते हैं? सलमान खुर्शीद की जहरीली किताब में जब हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठन बोको हराम से होती है, तो गांधी परिवार की जुबान क्यों नहीं खुलती? दिखाएंगे कैसे वे गुस्से में देश है, देश में उबाल है सलमान खुर्शीद की इस बात से।
शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए आज आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे जो लड़ाई ड्रग्स से शुरू हुई थी नवाब मलिक और फडणवीस को होते हुए बेटी और पत्नी तक पहुंच गई है। यह है नवाब मलिक की बेटी और यह है फडणवीस की पत्नी। बेटी बनाम पत्नी शुरू हो गया है अब इस ड्रग्स की लड़ाई में। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि नवाब मलिक की बेटी सामने आई और उन्होंने आखिर क्या कहा ये आपको बताएंगे। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट में दिखाऊं जरा जल्दी से दर्शकों को। ये तस्वीर आप नवाब मलिक की सुपुत्री की देख रहे हैं। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़ी है। ये है नीलोफर का ट्वीट। नीलोफर ने सीधे फडणवीस से कहा है कि माफी मांगे और नीलोफर ने फडणवीस से कहा तो इस बीच फडणवीस की पत्नी सामने आ गई है फडणवीस के बचाव में। फडणवीस की पत्नी ने भी ट्वीट किया है। वो ट्वीट में दिखाऊंगा जल्दी से। यह है फडणवीस की पत्नी का ट्वीट। यानी ड्रग्स की इस लड़ाई में एक तरफ बेटी मैदान में है तो दूसरी तरफ पत्नी मैदान में है। दोनों ने क्या लिखा है ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। ये आप देख रहे हैं एक तरफ नवाब मलिक उनकी बेटी है, दूसरी तरफ फडणवीस और उनकी पत्नी है। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने ट्वीट करते हुए लिखा, गलत आरोप लगाने से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। नवाब मलिक की बेटी ने लिखा, किसी पर आरोप लगाने या उसको दोषी बताने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने यह मानहानि का नोटिस देवेंद्र फडणवीस को उनके गलत और झूठे बयानों के लिए भेजा है जो उन्होंने मेरे परिवार पर लगाए हैं। यह नवाब मलिक की बेटी ने लिखा। फडणवीस की पत्नी ने जवाब में लिखा, नवाब मलिक ने अपमानजनक, भ्रामक, दुर्भावनापूर्ण ट्वीट और फोटो शेयर किए, इसलिए मानहानि के साथ कानूनी कार्रवाई का नोटिस भेजा है। 48 घंटे में नवाब मलिक सभी ट्वीट डिलीट कर दें, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। फडणवीस की पत्नी लिख रही है, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यह देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने लिखा है। तो देखिए कैसे जो अब तक पिता और पति की जंग थी वो बेटी और पत्नी में बदल गई है। देखिए रिपोर्ट। एक अजीब सी एलिगेशन बिगड़े हुए नवाब जी ने हम पे डाल दी। मैं इसके खिलाफ लड़ने वाली हूं क्योंकि ये वार जो है मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे है। सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे दामाद को लेके कुछ आरोप लगाए थे। कहा था कि उनके पास से ड्रग मिला। देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है। जो है सही गलत वो सबके सामने आ ही जाएगा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ड्रग्स इज अ मेनेस, वी हैव टू स्टॉप इट। ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पिता और पति से होते हुए अब बेटी बनाम पत्नी तक पहुंच गई है। कल तक नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे पर आरोपों के बम फोड़ रहे थे, तो अब इस लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है दोनों परिवारों की महिला ब्रिगेड ने। एक तरफ नवाब मलिक की बेटी और समीर खान की पत्नी नीलोफर मलिक खान है, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। नीलोफर ने फडणवीस को 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। यह नोटिस देवेंद्र के उस बयान के लिए भेजा गया जिसमें उन्होंने नीलोफर के पति समीर खान पर ड्रग्स के साथ पकड़े जाने का दावा किया था। नोटिस के जरिए उन्होंने फडणवीस से लिखित तौर से माफी मांगने को कहा है। देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है। मांग की है कि आप क्षमा मांगो। अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मैदान में कूद गई हैं और नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। नवाब को माफी मांगने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। चाहे आप कितने भी हमारे ऊपर तीर छोड़े, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कितने भी बुरे बने, कोई भी बिगड़ा नवाब हो उसका नकाब एक दिन
ज़रूर निकलता है और वो निकलेगा ज़रूर। नवाब मलिक जी खुद उन पे इतने दाग है, शायद उन्हें सहन नहीं होता कि ऐसा कोई इंसान देवेंद्र जी फडणवीस जैसा हो सकता है। सबको खराब कर चुके हैं ये, बट देवेंद्र जी को अभी तक कर नहीं पाए, तो एक उनकी एक कोशिश है कि देवेंद्र जी को भी खराब कर दे। नवाब और फडणवीस की जंग में बेटी और पत्नी अब आमने सामने हैं। और आइए अब आपको मैं बताता हूं, जरा बेटी और पत्नी का तारुफ करवा दूं आपसे। नवाब मलिक की बेटी और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा इनको, जो बेटी और पत्नी में दरअसल ये लड़ाई शुरू हो गई है। ये है नवाब मलिक की बेटी के सामने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, और ये है नवाब मलिक की बेटी। ये नवाब मलिक की बेटी है नीलोफर। इनके बारे में बताऊं मैं आपको, नवाब मलिक की बेटी को मूव करेंगे आगे जल्दी से। समीर खान की पत्नी है ये नीलोफर मलिक, इनका नाम है, पेशे से फैशन डिजाइनर है। इसके अलावा आपको बताऊं कि पति को वानखेड़े ने ही गिरफ्तार किया था, यानी नीलोफर के जो पति है समीर खान, उन्हें वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में 8 महीने नीलोफर के पति जेल में रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है अमृता फडणवीस। अमृता फडणवीस के बारे में आपको बताऊं कि 2005 में देवेंद्र फडणवीस के साथ इनकी शादी हुई। पेशे से एक बैंकर हैं और एक्टिंग और सिंगिंग भी करती हैं अमृता फडणवीस। कई फिल्मों में गाने भी गा चुकी हैं। तो ये दोनों का तारुफ। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बात इस कदर बिगड़ कैसे गई। उसके पीछे पहली वजह है ये नीलोफर के पति समीर खान। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नीलोफर के पति समीर खान है, जिसे समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। यह है एक बड़ी वजह कि नवाब मलिक और उनकी बेटी दरअसल किस तरह से हमलावर हो गई। और दूसरी तस्वीर, ये जो तस्वीर नवाब मलिक ने ट्वीट की थी पेडलर के साथ, ड्रग पेडलर के साथ नवाब मलिक ने ट्वीट की फडणवीस की पत्नी की तस्वीर। आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों ने मानहानि का करोड़ों का दावा ठोका है। किसके दावे में कितना दम है, किसकी मानहानि में क्या है, ये आपको बताने जा रहा है। देखिए जरा, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस अब खुलकर आमने सामने आ गई। दोनों ने नवाब एंड फैमिली के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। अमृता फडणवीस ने अब नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा है, और इस नोटिस में नवाब मलिक को अमृता फडणवीस के इस नोटिस की वजह यह फोटो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो इस मानहानि के पीछे वजह है। इस फोटो में अमृता फडणवीस जिस आदमी के साथ दिख रही हैं, नवाब मलिक के मुताबिक उस शख्स का नाम जयदीप राणा है, जो एक ड्रग सप्लायर है। नवाब मलिक ने ट्वीट पर जयदीप राणा के साथ न सिर्फ अमृता फडणवीस के फोटो साझा किए थे, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी जयदीप राणा के कुछ फोटो शेयर किए थे। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि जयदीप राणा ने अमृता फडणवीस की वीडियो एल्बम भी फाइनेंस की थी। और आपको बताऊं, नवाब मलिक ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाए थे। नवाब मलिक के आरोप सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा इन आरोपों पर क्या नोटिस भेजा है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने, कितनी मानहानि का आरोप लगाया है। सुनिए जरा नवाब मलिक को पहले। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है, कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। लेकिन आपको बताएं, बाकायदा जो नोटिस दिया है, नवाब मलिक को 48 घंटे का समय दिया है। नोटिस भेजकर ट्वीट किया, जिसमें आपको बताऊं ट्वीट डिलीट करने को कहा है, और यह कहा है कि 48 घंटे का वक्त है। नवाब मलिक ने जितने ट्वीट किए हैं 48 घंटे के अंदर उन्हें डिलीट कर दें। अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक पर अपमानजनक ट्वीट करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि नवाब मलिक ने 4 साल पुरानी, जी हां, 4 साल पुरानी तस्वीर से झूठी कहानी रची। लेकिन अमृता फडणवीस के इस नोटिस के जवाब में आपको बताऊं कि नवाब मलिक एंड फैमिली एक्टिव हो गई है। नवाब मलिक की बेटी और समीर खान की पत्नी नीलोफर मलिक खान ने मोर्चा संभाल लिया, और अमृता फडणवीस के पति महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। पहले पत्नी ने नवाब मलिक पर हमला किया,
तो अब नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस नोटिस के जरिए नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे दावों का आरोप लगाया। दरअसल फडणवीस ने नवाब मलिक के ट्वीट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के दामाद और नीलोफर के पति समीर खान का जिक्र करते हुए यह दावा किया था कि एनसीबी ने समीर को ड्रग्स के साथ पकड़ा था। अब नीलोफर ने इस मामले में फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने फडणवीस के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस के झूठे आरोपों की वजह से उनका पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ। नीलोफर ने फडणवीस से 5 करोड़ हर्जाने की मांग की है, 5 करोड़, और हर्जाना भरने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। नीलोफर ने फडणवीस से लिखित माफी मांगने के लिए भी कहा है और माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। तो ये बेटी बनाम पत्नी की लड़ाई के बाद अब बात करते हैं नवाब बनाम वानखेड़े की लड़ाई की, क्योंकि धर्म युद्ध पर आर पार शुरू हो गया है। जी हां, जो धर्म को लेकर नवाब मलिक ने सवाल खड़े किए थे वानखेड़े के कि वानखेड़े मुसलमान हैं, वानखेड़े दलित नहीं है, वानखेड़े ने दलित कोटे से फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की, ये मामला अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंचा। मुंबई पुलिस के सामने आज समीर वानखेड़े पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। देखिए, और खुद अनुसूचित जाति आयोग का कहना है कि वो इस पर सख्त कदम उठाएंगे। देखिए रिपोर्ट। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान है। अभद्र भाषा करना या किसी कास्ट को अब्यूज करना ये आपराधिक है। कहना है ये सब बंद कर दीजिए। समीर भाई महाराष्ट्र तथा गोवा को ड्रग्स मुक्त करने के लिए लड़ रहे। समीर भाई के लिए अभी हम लड़ना चाहते हैं। मेरे पास में पूरा एविडेंस वगैरह सब है, उनके जो मतलब जो उनका जो स्पीच हुआ है, उनके स्पीच के मेरे पास में पूरा एविडेंस है। समीर वानखेड़े मुसलमान हैं या वानखेड़े दलित हैं? नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ जो धर्म युद्ध छेड़ा था, उस युद्ध के चक्रव्यूह में अब खुद नवाब मलिक हैं। पिछले दिनों समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग से नवाब मलिक की शिकायत की थी, जिस पर अब एक्शन भी शुरू हो गया है। आयोग ने मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी है, जहां आज खुद समीर वानखेड़े मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए। एसीपी रैंक के अधिकारी के सामने वानखेड़े ने बयान दर्ज कराया और केस से संबंधित दस्तावेज भी सौंपे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने साफ कर दिया है कि नवाब की गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। के भी प्रति एक जनतक रूप से अभद्र भाषा करना या किसी कास्ट को अब्यूज करना ये आपराधिक है। और अगर ये रिपोर्ट तथ्य सही हैं, अगर सही हैं तो इसके ऊपर बनती कार्रवाई की जानी चाहिए और पीओ एक्ट में उसका प्रावधान भी है। उधर वानखेड़े के समर्थन में उनके समाज के लोगों ने नवाब के खिलाफ जंग छेड़ दी। वानखेड़े के परिवार और समाज के लोगों ने भी अनुसूचित जाति आयोग से नवाब की शिकायत की। जो हमारी जाति है, जो महार जाति है, उनके ऊपर नवाब मलिक ने मतलब बहुत सी ऐसे बातें बोल ली है। वानखेड़े जो है उन्होंने मतलब झूठे दस्तावेज तैयार करके उन्होंने मतलब नौकरी वगैरह पाई है कि जो मतलब जो उनका जो स्पीच हुआ है, उनके स्पीच के मेरे पास में पूरा एविडेंस है। कहना है ये सब बंद कर दीजिए। समीर भाई महाराष्ट्र तथा गोवा को ड्रग्स मुक्त करने के लिए लड़ रहे। समीर भाई के लिए अभी हम लड़ना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं नवाब मलिक वक्फ बोर्ड देखते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके अधीन आता है। और ये देखिए, आज वक्फ से जुड़ी हुई कंपनीज पर रेड पड़ी है। ये पुणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ईडी ने रेड की है वक्फ की प्रॉपर्टी पर। ये एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। आइए औरंगाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। सिर्फ पुणे में रेड नहीं हुई, औरंगाबाद में भी रेड हुई है। बताया जा रहा है ये वक्फ से जुड़ी कंपनियां थी। ये कहा गया, पहले की खबर आई कि वक्फ बोर्ड पर की संपत्तियों पर यह रेड हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने रेड की और इसके फौरन बाद नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। नवाब मलिक ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। नवाब मलिक ने ईडी की रेड पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाब मलिक ने इस पीसी में क्या कहा, ये आपको बताने जा रहे हैं। रेड दरअसल 7 जगहों पर हुई। नवाब मलिक, आप देख रहे हैं नवाब मलिक को। नवाब मलिक ने क्या कहा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की रेड हुई। दरअसल ईडी की रेड के बारे में खबर यह मिली कि वक्फ बोर्ड को लेकर नवाब पर सवाल उठे। जी हां, ईडी की रेड की तस्वीर भी बीच में मैं आपको दिखा रहा हूं।
वक्फ बोर्ड पर जमीन घोटाले के आरोप लगे। पुणे और औरंगाबाद में ईडी की छापेमारी हुई। ये छापेमारी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अल्पसंख्यक मंत्रालय में वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस तरह की खबर आई। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, लेकिन नवाब मलिक ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखिए जरा। नवाब मलिक ने कहा कि मेरी छवि बिगाड़ने का कैंपेन चल रहा है। नवाब मलिक ने कहा क्या देवेंद्र फडणवीस ने शिकायत की है, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों यह कार्रवाई कर रही है, नवाब मलिक ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की जमीन पर छापे नहीं पड़े हैं, यह नवाब मलिक ने कहा। पुणे की चैरिटी वाली संस्था पर छापे पड़े हैं, यह नवाब मलिक ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आइए अब आपको सीधे नवाब मलिक को सुनवाते हैं। नवाब मलिक ने सियासी हमले में कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या देवेंद्र फडणवीस ने भेजी है। उन्होंने कहा भेजे हमारे घर ईडी को, हम गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े। जो हमें उड़ती उड़ती खबरें टेलीविजन के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती उड़ती हमें आई है। ईडी घुस गई वक्फ बोर्ड में, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह के कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। आपको जो भी सहयोग होगा हमारा वक्फ बोर्ड पूरी तरह से करेगा, महाराष्ट्र की सरकार करेगी। वक्फ बोर्ड में ईडी घुस गई, नवाब मलिक को डराया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं। एक एंडोमेंट ट्रस्ट नहीं, 7 FIR जहाँ जहाँ हैं वो पहले ताबे में ले लें। और जितनी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर है, हम मांग करते हैं कि ईडी सभी संस्थाओं की जांच करे। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के जिहादी बोल, जिस पर चारों तरफ हल्ला और हंगामा है। जी हां, सलमान खुर्शीद की वो किताब, जो किताब रिलीज करने खुद पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह पहुंचे, जो अपने बयानों के लिए खुद चर्चाओं में और सुर्खियों में रहे। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो अकेले सलमान खुर्शीद नहीं, इससे पहले कांग्रेस की लंबी फहरिस्त है जो इस तरह के बयान दे चुके हैं। देखिए जरा, सलमान खुर्शीद ने जो कहा, उन्होंने कहा हिंदुत्व जिहादी संगठनों जैसा है। सलमान खुर्शीद ने इस किताब में लिखा हिंदुत्व आईसिस और बोको हरम जैसा है। सलमान खुर्शीद की इस किताब में है आज का हिंदुत्व राजनीतिक हिंदुत्व है। वो लिखते हैं आज का हिंदुत्व आक्रामक हिंदुत्व है। सलमान खुर्शीद ने इस किताब में ये चीजें लिखी। लेकिन ये पहला नहीं, देखिए जरा ध्यान से। राहुल गांधी क्या कह चुके हैं, मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं। ये अकेले राहुल गांधी नहीं, खुद सुशील कुमार शिंदे क्या कह चुके हैं, भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल सुशील कुमार शिंदे ने किया था। न सिर्फ शिंदे, दिग्विजय सिंह ने कहा था हिंदू आतंकवाद का शब्द दिग्विजय सिंह ने भी किया था। तो कांग्रेस में यह पुराना चलन है हिंदुत्व पर निशाना साधना। दिग्विजय सिंह ने कहा था हिंदुत्व का हिंदू और सनातन धर्म से नाता नहीं है। ये दिग्विजय सिंह के शब्द हैं, आपको सुनवाऊंगा। देश में गुस्सा है, उबाल है, लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा है, वहां लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। वोट के लिए राहुल और प्रियंका को मंदिर मंदिर भटकते देखा होगा, मंदिरों के घंटे बजाते देखा होगा, नारियल चढ़ाते और फोड़ते भी देखा होगा, और सूट के ऊपर जनेऊ पहनते भी देखा होगा। लेकिन कांग्रेस का यह चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सनातन धर्म और हिंदू समाज पर ऐसा हमला किया है जैसा अब तक किसी ने नहीं किया। What shall I compare it with? With Hitler? No, I haven't compared it with Hitler because that would have been taking it too far. But if they believe that what I have said is wrong, they must tell me why. People who misuse Islam, right? I can say that, but I can't say there is something wrong with people who misuse Hinduism. I can't say that. Why can't I say that? सलमान के इस जिहादी सोच पर सोनिया चुप है, राहुल चुप है, प्रियंका भी खामोश है। तो सवाल ये, क्या इन सब के पीछे गांधी फैमिली है? वो केवल
हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। उस पार्टी की पाठशाला में पढ़े हुए हैं जहां पर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके सेकुलरिज्म का सूरमा बनने की कोशिश होती रही है। तो अब इस तरह के बहकी बहकी बातें करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। सलमान खुर्शीद जी, उनको निश्चित तौर से हिंदू धर्म की व्यापकता का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए यदि उसे अपने दल का नेता मानती है। कि सलमान खुर्शीद नशे में किताब लिखे, हिंदू को कोई आतंकवादी, ISI या इस प्रकार के गंदे शब्द करने वाले वो अपने आप में राष्ट्रद्रोही हैं, वो स्वयं आतंकवादी का रूप हो सकते हैं। मैं ये मांग करता हूं कि सलमान खुर्शीद को कांग्रेस पार्टी से शीघ्र अलग किया जाए। हिंदुत्व पर कीचड़ उछालना, उसको बदनाम करना, यह गांधी का भी अपमान है, भारत का भी अपमान है। सलमान खुर्शीद का हिंदुत्व को ISI साथ जोड़ने वाला बयान है, बहुत ही निंदनीय है। मैं कहूंगा हिंदुस्तान में जन्म हुए हर व्यक्ति के ऊपर गाली है, हमारे पूर्वजों पे गाली है, हमारी संतान पे गाली है, भारत को गाली है। इस वक्त तुरंत आवश्यकता है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की इस सोच पर उसकी सहयोगी शिवसेना भी टूट पड़ी है। शिवसेना ने इसका विरोध किया और सलमान को हिंदुत्व के बारे में पढ़ने की सलाह दी। इस बीच ये मामला थाने भी पहुंच गया। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई है। तो सलमान खुर्शीद की इस किताब के बाद चारों तरफ हंगामा है। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए सलमान खुर्शीद पर, उनकी सोच पर लोग कैसे निशाना साध रहे हैं। ये सलमान खुर्शीद को आप देख रहे हैं, ये उनकी किताब करुणा त्यागी ने लिखा है। सलमान खुर्शीद ने जो लिखा उस पर, खतरा अगर हिंदुत्व से होता तो कश्मीरी पंडित अपने ही देश में रिफ्यूजी नहीं होते। वीर सिंह ने सलमान खुर्शीद की सोच पर, उनकी किताब पर हमला करते हुए लिखा है, हिंदुत्व का सिद्धांत तो वसुधैव कुटुंबकम है, आपके जन्म से पहले का सिद्धांत है ये। सलमान खुर्शीद की इस किताब पर KP राय लिख रहे हैं, हिंदुत्व तुलनात्मक होता तो भारत में दूसरे धर्म ना के बराबर होते, यानी हिंदुत्व की तुलना ही नहीं की जा सकती है। एक और शख्स नीलेश पाटीदार लिख रहे हैं, आतंकवाद छिपाने का ये सब ढोंग है। इसके अलावा शिवम शर्मा लिख रहे हैं, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बुराई नजर नहीं आती। सलमान खुर्शीद पर यह हमला किया। संदीप दवे ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लिखा, जिस दिन ऐसा होगा, यानी सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पर जो आरोप लगाए, उन्होंने लिखा, जिस दिन ऐसा हो गया आपको बोलने के लिए दुनिया नहीं मिलेगी। एक और शख्स नितिन गौतम लिख रहे हैं, हिंदुत्व है तब तक ही शांति की कल्पना कर सकते हैं। नितिन गौतम के बाद योगेश जी लिख रहे हैं, सलमान खुर्शीद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कांग्रेस इसका जवाब दे। भरत गाथा ने लिखा है, दुर्भाग्य से यह शख्स देश का विदेश मंत्री भी रहा है। इसके अलावा शहंशाह जहांगीर लिख रहे हैं, हिंदू नहीं लेकिन आप सबसे खतरनाक हैं जो नफरत फैला रहे हैं। यह शहंशाह जहांगीर ने लिखा। तो ये वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर सलमान खुर्शीद को जवाब दिया, लेकिन देश के बाकी लोग जो सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर, नुक्कड़ पर खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसे लोगों को नेता या किसी भी पद पे इतने बड़े लॉयर भी हैं और इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करते हैं। इनका ये खुद नहीं बोलते, कांग्रेस पार्टी ऐसा कराती वोट बैंक के लिए। इन लोगों का बहुत गलत है, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और देश से निष्कासित कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये अपनी कांग्रेस पार्टी को उल्टा ही खाई जा रही हैं इस प्रकार के बयान देने से। इनको ऊपर तो हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि इनको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। इतने बड़े नेता ने किताब में भी लिख दिया, सबसे बड़ी शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है। और जो विमोचन के टाइम में थे पी चिदम्बरम जी, दिग्विजय सिंह जी, और जो दिग्विजय सिंह के शब्द है वो भी साथ में निंदनीय है। इन तीनों को माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ साथ में मैं तो कहूँगा राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदुत्व की तुलना जिहादी से या मुस्लिम कम्युनिटी से करते हैं, वो निहायत ही देश के गद्दार लोग हैं। उनको हिंदुत्व की 1% परिभाषा नहीं मालूम। जिस हिंदुत्व की बात सलमान खुर्शीद जी कर रहे हैं, वो उसको जैसे उसको सब प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल कतई गलत है। और हमारा हिंदुत्व, हम राम रहीम सभी को मानने वाले हैं। अखंड भारत में से आज हमारे पास हिंदुस्तान रह गया। पहले अखंड भारत कितना था?
आज 54 देश बन गए उसमें। अगर हमारी मानसिकता आतंकवाद जैसी होती, लड़ने जैसी होती, इस तरह की अगर मानसिकता होती तो क्या हम अपनी जगह खोते क्या? बोको हराम से या उससे जोड़ रहे हैं, इनका कहना ये बिल्कुल गलत है। और हमारे यहाँ राम रहीम सबका सम्मान है, सभी धर्मों का मान सम्मान है, सभी धर्मों के लोगों को माना जाता है, सबसे हम लोग आपस में मिल करके रहते हैं। अभी से नहीं, ये नेहरू जी के टाइम से इन्होंने मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को दोष दिया जाता है कि ये मतलब जातिवाद फैलाते हैं, लेकिन नेहरू के टाइम से ही देखोगे तो इन्होंने सिर्फ इसी के ऊपर राजनीति करी जो भी करी है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई मतलब अच्छी बात करने वाला, अच्छा काम करने वाला कोई नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं, सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना जिस बोको हरम और आईसिस से की है वो है क्या आखिर? देखिए जरा, कांग्रेस चाहे लाख कोशिश कर ले, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और जैसे सच सामने आता है, कांग्रेस उसे छिपाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम साबित होती है। एक बार फिर सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन बोको हरम से तुलना की है, जिसका आतंक अफ्रीकी देशों में और जो दुनिया भर में बेगुनाहों के कत्लेआम के लिए जाना जाता है। दरअसल बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है जो बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का गुनहगार है। बोको हरम इस्लामी कट्टरपंथ और शरिया का समर्थक है। आतंक के बल पर दुनिया भर में इस्लाम धर्म थोपना चाहता है और जो 2002 में अस्तित्व में आया है बोको हरम। इतना ही नहीं, अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सलमान खुर्शीद ने आईसिस का जिक्र भी किया है और हिंदुत्व की तुलना आईसिस से की है। आपको बताएं, आईसिस दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन है जो दुनिया पर जबरदस्ती इस्लाम थोपना चाहता है। आईसिस अब तक हजारों लोगों की हत्या कर चुका है। अबू बकर अल बगदादी ने 2006 में इसका गठन किया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना कैसे की जा सकती है, जिसकी अवधारणा समावेशी है और जिसका मंत्र अहिंसा परमो धर्म है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। दरअसल हिंदुत्व धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदुत्व सनातन संस्कृति की पहचान है। यह कई हजार सालों में विकसित हुई है और जो सभी धर्मों, संप्रदायों, संस्कृति को आत्मसात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व को जीवन शैली बताया है। 1995 में जस्टिस जेएस वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था, हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों के जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है। इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं। अब ऐसे में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने के पीछे की मानसिकता को समझना मुश्किल नहीं है और कांग्रेस जैसे सियासी संगठन से इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है जो वोट के खातिर रंग बदलने में माहिर। राहुल गांधी की ऐसी ही तस्वीर हम पहले देख चुके हैं। अब इन दिनों उत्तर प्रदेश में प्रियंका ने हिंदू का चोला फिर पहन लिया है और मंदिर मंदिर घूमकर घंटा घड़ियाल बजा रही है, लेकिन लाख छुपाने के बाद भी सच सामने आ ही जा रहा है और यह सच पूरा देश देख रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।